हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्लास 10 का रिजल्ट निकलने के बाद आप लोग नए नए स्कूल्स में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नए नए स्कूल में एडमिशन करवा भी लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी की बुक में जो भी मैथ्स का डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स के बारे में। तो आप लोग सेट्स के बारे में पहले भी पढ़े होंगे और क्लास 11 में आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ रहा है सेट्स। तो हम लोग देखते हैं कि सेट्स में क्या क्या है, सेट्स किसे कहते हैं, और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि सेट्स क्या चीज़ है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जो भी समझाया जाए, जो भी नोट्स लिखाया जाए वो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने का है। कोई भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट्स रहे तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या है, व्हाट इज सेट, हम लोग पहले ये समझते हैं। उसके बाद व्हाट इज अ सेट, ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेट क्या है, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे चीजों का कलेक्शन। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट पहला तो ये होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड हो। दूसरा है कि वो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो जब हम लोग कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, वो कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखिए, इससे आपको पता चल रहा है कि कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, प्राइम नंबर्स का। तो इसे आप क्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके चलता ही जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे, ग्रुप में लिखेंगे और उसके साथ करली ब्रैकेट के अंदर अगर लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज अ सेट। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इसे हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। इसे हम लोग सेट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिफाइंड किया हुआ नहीं कि कौन से नंबर्स। नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, उसके बाद इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं। तो डिफाइंड यहाँ पे नहीं है कि कौन से नंबर्स। मेरे पास मैं नेचुरल नंबर का सेट निकाल सकता हूँ, कोई और इंटीजर्स का भी बोल सकता है, कोई और रैशनल नंबर के भी बोल सकते हैं। लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखिए, मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मैं भी यही लिखूंगा, आप भी यही लिखेंगे, आपके दोस्त भी यही लिखेंगे, अमेरिका में जो बैठा हुआ है वो भी वही लिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा हुआ है वो भी वही लिखेगा। क्या लिखेगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही चलता ही जाएगा। तो सिर्फ कलेक्शन नहीं होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तभी हम लोग उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। जैसे और एक एग्जांपल हो सकता है, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, लेस देन 10। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफाइंड किया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ क्या नंबर, इवन नंबर्स लेस देन 10। तो 10 से छोटे छोटे कौन से इवन नंबर्स है, 2 है, 4 है, 6 है,
8 है, 10 से छोटा बोला है, 10 को नहीं लेना है। तो ये जो कलेक्शन हो गया इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रिवर्स, कलेक्शन ऑफ रिवर्स। तो देखिए इसे हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, रिवर्स सिर्फ बताया गया कि कौन से रिवर्स, इंडिया के रिवर्स या फिर अमेरिका के रिवर्स या फिर ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स या फिर कोई भी कंटिनेंट के रिवर्स या फिर कोई भी कंट्री के रिवर्स या फिर कंटिनेंट, कोई भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। और एक एग्जांपल इसे अगर मैं बोल दूं, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए इस कलेक्शन में आप कौन कौन से रिवर्स को लिखेंगे, इंडिया के जितने भी सारे रिवर्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे इज अ दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। तो जब वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेट्स मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं, उस कलेक्शन को क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। देखिए इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हम लोग डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट collection of objects is called a set. A well-defined and distinct collection of objects is called a set. तो सेट को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, a set is denoted by a capital letter, कैपिटल मतलब ए बी सी डी ई अप टू जेड तक हम लोग कोई भी कैपिटल अल्फाबेट हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सेट किससे बना हुआ है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी सेट जो ऑब्जेक्ट से फॉर्म होता हो उसे हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर उसे मेंबर्स बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ही सिनोनिम्स है एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। तो कोई भी सेट के एलिमेंट्स और मेंबर्स को डिनोट किया जाएगा, these are is denoted by small letters. These are denoted by small letters। और जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे हम लोगों को किस में रखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आएंगे उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलता हूं कि द कलेक्शन ऑफ भावेल्स। तो देखिए मैंने एक सेट लिया ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वावेल्स होंगे। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे या फिर मेंबर्स होंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो सेट रहेगा उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एलिमेंट्स को हम लोगों को करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट। तो सेट में हम लोग क्या समझे कि सेट एक वेल डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी सेट जिस ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट्स को ही क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर मेंबर्स बोलेंगे। इसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया द कलेक्शन ऑफ भावेल्स, इसमें क्या है, ए इक्वल टू
भावेल्स A E I O U। तो ये हो गया हमारे सेट्स के बारे में। अब सेट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका दो टाइप का है। आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको कोई परेशानी समझने में ना रहे, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो तरीके का होता है। पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी मेथड, या फिर इसे बोला जाएगा टेबुलर मेथड। तो आइए पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म या तो फिर टेबुलर मेथड, इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है। कोई भी सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे, कोई भी सेट्स के अगर एलिमेंट्स को एज इट इज उसे अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो फॉर्म को क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक, द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक। तो ये सेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल ए से। तो कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक, एक वीक में जो डेज होते हैं तो क्या क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे। तो देखिए ये सेट में जो भी एलिमेंट्स थे मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दिए। इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दिए। उसके बाद ये एलिमेंट्स को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसे ही हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड। और एक एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ natural number the collection of natural number less than 11, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो ये सेट को मैं कैपिटल लेटर बी से डिनोट करता हूं। ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो सारे नेचुरल नंबर जो 11 से छोटा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये सारे एलिमेंट्स को जब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ द डिवाइजर ऑफ 24, द कलेक्शन ऑफ द डिवाइजर ऑफ 24। तो ये सेट को मैं कैपिटल लेटर सी से डिनोट करता हूं। तो डिवाइजर ऑफ 24 में क्या क्या आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24। तो ये सारे एलिमेंट्स को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बस और कुछ नहीं है, जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे उसे एज इट इज अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो सारे के सारे जो सारा एलिमेंट्स को लिखने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड क्या है। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पढ़ेंगे जो है हमारा सेट बिल्डर मेथड। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और साथ ही साथ मैंने 3 एग्जांपल्स लिए और 2 एग्जांपल आप लोग खुद अपने से सोचकर लिख लीजिएगा। जगह छोड़ के रखिए 4 और 5 के लिए, और अपने से कोई भी रेंडमली एग्जांपल आप लोग खुद से लिखते चलिएगा, ठीक है? तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ।
आप लोग दो एग्जाम्पल खुद से बनाने का कोशिश करें और कॉपी में नोट डाउन करें। कॉपी में नोट डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसकी वजह से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल में ये किस तरीके का है। तो पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, मानिए द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 14। द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 14। तो इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान के चलिए मैंने सेट का रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद लिखना पड़ेगा एक्स। इस सेट में एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ये जो डॉट लिखेंगे इसका नाम है सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 14। इसमें बस और कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उसे ही एज इट इज लिख देना है। एलिमेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज है उसे एज इट इज लिख देना है। इसे हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1, एक्स इक्वल टू 2n+1 कोमा देकर n बिलोंग्स टू w होल नंबर। n कहां से बिलोंग करेंगे, होल नंबर से बिलोंग करेंगे, और साथ ही साथ x लेस देन 14, x लेस देन 14। तो हम लोग ये दो डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को पढ़ेंगे कैसे, x इज सच दैट x is such that x is an odd number less than 14, x is such that x equal to 2n+1, n belongs to w मतलब होल नंबर, और x लेस देन इक्वल टू 14। यहाँ पे क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज को लिख देना है, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको उनके किसको लिखना है, उनके प्रॉपर्टीज को लिख देना है, बस वही हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। यहाँ पे आप नाम से ही पता कर सकते हैं क्या मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड। क्या मेथड का नाम है, प्रॉपर्टी मेथड, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड नंबर एग्जांपल क्या होगा, मान के चलिए मैं लिखता हूं द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिखना है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को मुझे यहाँ पे लिख देना है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मुझे लिखना है। तो क्या लिखूंगा, मान के चलिए मैं एक सेट लिखता हूँ कैपिटल बी, तो क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, x लेस देन 50, x लेस देन 15। तो ये हमारा मेथड हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए द कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 75। तो एक एग्जाम्पल, ये सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो x सच दैट x इक्वल टू 7n, x इक्वल टू 7n, x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x लेस देन 75। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा, प्रॉपर्टीज को लिख दिया। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उन
जो एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज को लिख दिया। x इक्वल टू 7n, 7 का मतलब x क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। x कहाँ से बिलोंग करे, n कहाँ से बिलोंग, सॉरी यहाँ पे n होगा, n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, n इंटू वन, 7 इंटू वन 7, 7 इंटू टू 14, 7 इंटू थ्री 21, 7 इंटू फोर 28, 7 इंटू थ्री 35, 7 इंटू 6 42, ऐसे ही करके 75 से छोटे जितने भी सारे 7 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद आप लोग 4 नंबर और 5 नंबर एग्जाम्पल खुद से बनाकर लिखने का कोशिश करें ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स ना रहे। अपने से लिखने से क्या होगा, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। अगर डाउट्स फिर भी रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को लूंगा और वो डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो ये समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। आप आप नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, ये फाइनाइट वर्ड से आप लोग पहले भी सुने होंगे और जानते भी होंगे कि फाइनाइट किसे कहते हैं। फाइनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो कोई भी सेट ऐसा होगा, कोई भी सेट्स ऐसा होगा जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। द सेट contains finite या फिर से बोल सकते हैं काउंटेबल numbers of element. The set contains countable numbers of elements is called finite set. The set contains countable numbers of elements is called finite set. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये सेट में आप जितने भी सारे एलिमेंट्स है इसे काउंट कर सकते हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। मैंने और एक सेट का एग्जांपल लिया, x such that x is a divisor of 12। x such that x is a divisor of 12। अब आप बताइए ये वाला कौन सा मेथड में मैंने रिप्रेजेंट किया और ये कौन सा मेथड में रिप्रेजेंट किया, चलिए बताइए। तो ये हम लोगों ने किस में रिप्रेजेंट किया, रोस्टर फॉर्म में, और इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म में। बीच बीच में आप लोगों को आंसर भी करना है, एक्टिव रहना है ताकि आप लोग से कोई भी चीज ना छूट जाए। तो ये वाला मेथड आपका रोस्टर हो गया, ये वाला मेथड आपका सेट बिल्डर हो गया। और एक एग्जांपल आप लोग बताइए क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 50। तो मैंने 1 नंबर एग्जांपल बताया, 2 नंबर बताया, 3 नंबर बताया, 4 नंबर और 5 नंबर एग्जाम्पल आपको खुद से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। एक एक एग्जाम्पल आप लिखिएगा रोस्टर फॉर्म में, एक एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, ताकि आप लोगों का पुराना चीज भी रिवीजन होता रहे। तो हम लोगों ने फाइनाइट सेट पढ़ा, वो सेट जिसमें काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या फिर ऐसा सेट जिस सेट में हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि वो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उस सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में।
हमारा जो सेकेंड टाइप हो जाएगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो इनफाइनाइट सेट आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि द सेट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द सेट कंटेन्स uncountable number of elements, uncountable numbers of elements is called uncountable numbers of elements is called infinite set। इसका एग्जांपल क्या होगा? आप बोल सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर। इसमें क्या क्या होंगे? मान के चलिए मैंने ये सेट को ए से रिप्रेजेंट किया, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताया गया, ये चलता ही जाएगा। इसे आप काउंट नहीं करके बता सकते कि ये सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। सेकेंड एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे मैंने कैपिटल बी से डिनोट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये चला जाएगा। इसी तरीके से आप खुद से 3 नंबर एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल और 5 नंबर एग्जाम्पल अपने से लिखते चलिए। तो इनफाइनाइट समझ में आ गया कि वो सेट्स जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यहाँ पे और एक चीज जानना पड़ेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, इसे आपको जानना पड़ेगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसे कहा जाएगा? कोई भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर को ही क्या बोला जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर को ही क्या बोला जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। द टोटल नंबर ऑफ elements, the total number of elements in a set is called cardinal number of set। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट लिया, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इक्वल टू 6। मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, बी सेट इक्वल टू 2 4 6 8 10। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो एन ऑफ बी इक्वल टू 5। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं वही नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ए सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 6 है। बी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, इसका और एक नाम है नल सेट। उसके बाद इसको और एक नाम से जाना जाता है वाइड सेट। तो हम लोग एक सेट को 3 नाम से जानते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट
जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। जो सेट खाली रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। जो सेट सिर्फ खाली रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? क्या लिख सकते हैं? द सेट contains no elements is called empty set. The set contains no elements, no element is called empty set और null set और void set। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। मैंने एक सेट लिया A, X such that X belongs to capital N and 2 less than X less than 3। x n से बिलोंग करेगा और x 2 से ग्रेटर देन होगा, 3 से लेस देन होगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर है। तो ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक सेट लिया कैपिटल B इक्वल टू x सच दैट x belongs to W, x belongs to W and x क्या होगा? -1 लेस देन एक्स लेस देन जीरो। -1 लेस देन एक्स लेस देन जीरो। तो देखिए -1 और जीरो के बीच में कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है। तो ये सेट में कोई भी एलिमेंट्स हम लोग नहीं लिखेंगे। ए सेट बी सेट में कोई भी एलिमेंट्स हमारा नहीं रहेगा। ये सेट खाली है, कोई भी सिंगल कोई भी एक एलिमेंट्स इसमें नहीं है। आपको उसी तरीके से 3 नंबर एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल और 5 नंबर एग्जाम्पल खुद से सोचकर लिखना है। ऐसा सेट 3 बनाना है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस सेट इज डिनोटेड बाय दिस सेट इज डिनोटेड बाय 5 साइन ग्रीक साइन 5 और इस तरीके से ब्लैंक करली ब्रैकेट। तो एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट को हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं? आइदर 5 से या फिर ब्लैंक करली ब्रैकेट। ये दो टाइप्स हम लोग क्या करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। आप लोग 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एग्जाम्पल अपने से लिख के कॉपी में देखिए आप लोगों को समझ में आया नहीं। 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जिनमें क्या होंगे? कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिए। तो हम लोगों ने एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट के बारे में क्या पढ़ा? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, जिनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, वो सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट जैसे आप सभी अभी अकेले हैं, उसी तरीके से उस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेंगे, वो रहेंगे सिर्फ आप। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट में क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे। द सेट कंटेन्स वन एंड only one element, only one element. The set contains only one element is called single tone set. The set contains only one element is called single tone set. The set contains only one element is called single tone set. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? X such that X belong to capital N and 2 less than X less than 4। तो देखिए X नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और 2 और 4 के बीच में 3 एक ही एलिमेंट है।
इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज ए सिंगल टोन सेट। ये क्या सेट है, सिंगल टोन सेट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट बोलेंगे। और एक एग्जांपल, 2 नंबर एग्जांपल क्या होगा, इसे हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 1। एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 1। एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 1। तो एक का डिवाइजर क्या है, वो खुद है। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसी वजह से ये सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट कहेंगे। आप इसका भी 3 एग्जाम्पल खुद से लिखने का कोशिश करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप सिंगल टोन सेट समझे या नहीं समझे। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, इसी तरीके का रूल को फॉलो करते हुए आप अपने से खुद से 3 एग्जाम्पल खुद से लिखने का कोशिश करें, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, कुछ आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ऐसे ही करके सीखने में बहुत आसानी होगा, आप लोगों को कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा। तो सिंगल टोन सेट क्या होंगे, वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट कहेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और 3 एग्जाम्पल खुद से लिखना एकदम भी ना बोले। मैं तब तक इसे मिटाता हूं, आप तब तक लिख लीजिए 3 एग्जाम्पल। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी सेट के बारे में। इसे ही हम लोग नॉन नल सेट या फिर नॉन वॉइड सेट भी कह सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट या फिर नॉन नल सेट या फिर नॉन वॉइड सेट किसे कहते हैं। एम्प्टी सेट तो मतलब हो गया ये कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होंगे, एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो सेट जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होंगे, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 एलिमेंट होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, वो सेट को हम लोग नॉन एम्प्टी सेट या फिर नॉन नल सेट या फिर नॉन वॉइड सेट बोल सकते हैं। एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, तभी हम लोग उसे नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट मतलब एक भी नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। द सेट कंटेन्स at least 1 element is called, the set contains at least 1 element is called non-empty set. A set contains at least 1 element is called non-empty set. एक से ज्यादा भी होंगे, लेकिन एक होना चाहिए। अगर एक होगा तो उसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट व नॉन नल सेट या फिर नॉन वॉइड सेट बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब सेट के बारे में। सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं, एक एग्जांपल में लेते हैं। मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। मैंने एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 है। मैंने और एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, सी सेट इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 5 6। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। चलिए समझते हैं कि सबसेट क्या है। आप नोटिस करिए अच्छे से, ये जो मैंने 1 नंबर एग्जांपल में ए सेट लिया है, अब देख सकते हैं मैंने क्या सेट लिया, ए सेट। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3, 1 2 3। और बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे कार्डिनल नंबर ए सेट के कितने हो जाएंगे, 3। इसमें कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे,
5। तो आप अच्छे से देखिए कि ए सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद है। ए सेट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो बी सेट में अगर मौजूद रहेंगे या फिर होंगे तो ए सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बी सेट का सबसेट। ए सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बी सेट का सबसेट। आप दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए, सी सेट में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो सी का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 4। डी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 5 6। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5। आप एक चीज नोटिस करिए, सी सेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और डी सेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6। तो ए सेट के 3 एलिमेंट्स डी सी सेट के 3 एलिमेंट्स डी सेट में मौजूद हैं, लेकिन सी सेट का ये जो एलिमेंट्स है 4 या फिर 4, ये डी सेट में नहीं है, ये डी सेट में नहीं है। तो ये सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी। डी सी सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी सेट। सी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स डी सेट में रहते तो सी इज ए सबसेट ऑफ डी, लेकिन सी सेट के एक एलिमेंट, सी सेट का जो एक एलिमेंट है वो डी सेट में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी। यहाँ पे देखिए ए सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी सेट में मौजूद है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज द सब सेट ऑफ बी सेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी सेट। तो इसे हम लोग कोई भी साइन से क्या डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी ए बी का सबसेट है, ऐसे भी हो गया। इसे कैसे लिखेंगे, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। सी इज ए सबसेट ऑफ डी, ए सबसेट ऑफ बी, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी ये सबसेट का साइन है तो ये सबसेट नहीं है, तो इसे काट देंगे और डी लिखेंगे। इसे काट लेंगे और डी लिखेंगे, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ये इधर चला आया काट के और ये इधर। तो डी का सबसेट कौन नहीं है, डी का सबसेट कौन नहीं है यहाँ पे, सी डी का सबसेट नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। ए और बी दो ऐसे सेट्स होंगे कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स अगर बी सेट में मौजूद है, ए और बी दो सेट्स ऐसे होंगे जिनका ए सेट का सारा एलिमेंट्स अगर बी सेट में मौजूद है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। और अगर मौजूद नहीं है तो उसे हम लोग सबसेट नहीं कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, एकदम लेवल एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग नए हैं, आप लोगों को कोई भी परेशानी और दिक्कत ना रहे। हर एक चीज मैं बताता चलूंगा, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखते चलिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ सिखाने का है। तो चलिए क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। टू सेट्स A and B, two sets A and B are in that manner. All the elements of set A is present in set B. All the elements of set A is present in set B. Then A is called the
subset of B. A is called the subset of B. It is denoted by this sign, either or. अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में नहीं होंगे तो क्या होगा, उसे हम लोग सबसेट नहीं बोलेंगे। ऐसा एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, लेट X बिलोंग्स टू A, ठीक है, इंप्लाइज करता है कि X बिलोंग्स टू B, देन हम लोग क्या बोलेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, और इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया? तो ये सबसेट नहीं है साइन। ये जो साइन है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इससे क्या समझ में आता है, मान के चलिए एक्स एलिमेंट है कोई भी सेट ए में, तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। से कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा तो क्या करेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये साइन आपको समझ में आ गया। इसका नाम है एप्सिलॉन। इसे हम लोग डिक्टेट कैसे करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये साइन क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप लोगों को एक सबसेट समझ में आ गया कि दो सेट्स ए और बी ऐसे होंगे, दो सेट्स ए और बी ऐसे होंगे कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद होंगे। ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में अगर मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, सेट ऑफ होल नंबर पढ़ा होगा, तो उससे हम लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आप लोग पढ़े होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। दो नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, W, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जा रहा है। तीन नंबर होंगे, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर, इसे हम लोग आई और जेड से डिनोट करते हैं। तो 0 1 2 3 डॉट 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 करके ये जा रहा है, -1 -2 ऐसे डॉट डॉट करके जा रहा है। चार नंबर में है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसे हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन नंबर भी आ जाएंगे, और लास्ट में है द सेट ऑफ रियल्स, जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। सेट ऑफ रियल्स, आप लोगों ने क्लास 10 में क्या पढ़ा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक चैप्टर था आप लोगों का, पहला चैप्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसमें क्या क्या आएंगे, रैशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे, नेचुरल आएंगे, होल आएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ
रियल नंबर। तो इसे अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं? n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of q, q is a subset of r। तो इसे आप याद रखेंगे। तो सबसेट समझ में आ गए। देखिए, नेचुरल नंबर के जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। होल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर में आते हैं। इंटीजर के जो भी एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर के जो भी एलिमेंट्स है वो रियल नंबर में आते हैं। तो इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना रहे। नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी एकदम ना हो। बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से ही समझाया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना रहे। नोट डाउन करते चलिए, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे। बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ सिखाने का है, तो वीडियो को बीच में ना छोड़ के जाए। इसके बाद है मैं हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में और सुपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ए और बी दो मैंने सेट लिए। ए सेट में मैंने लिए 1 2 3 4 और बी सेट में मैंने लिए 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो बी सेट में मौजूद है। और एक चीज आप नोटिस करिए, बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में भी मौजूद है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में है, बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में। तो आप क्या देख सकते हैं कि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो बी सेट के साथ बराबर हो जा रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं ए सेट इक्वल टू बी सेट। तो यहां से और एक सेट हम लोगों को जानना पड़ेगा, इक्वल सेट के बारे में। देखिए, इक्वल सेट क्या होगा कि इफ टू सेट्स ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ ईच अदर, मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। टू सेट्स is called two sets A and B. Two sets A and B are called equal set if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर दो सेट्स को इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। देन हम लोग क्या बोलेंगे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर दो सेट इक्वल है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए।
ये समझ में आ गया कि ए जब बी का सबसेट होगा, बी जब ए का सबसेट होगा, तब ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अगर ए बी का सबसेट हो रहा है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वल सेट समझ में आ गए। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल क्या लिए, ए सेट में 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में 4 एलिमेंट्स है। मैं एक चीज चेंज करता हूँ, बी सेट में मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। अब देखिए, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद है, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद है, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद नहीं है। तो A is a subset of B, but A is not a subset, B is not a subset of the, then A not equal to B. A is a subset of B, it is right, but B is not a subset of A. Then A not equal to B. Then we can say that A is a proper subset of B and B is superset of A. इसका मतलब क्या है कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में होंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में होंगे, लेकिन बी सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए सेट में मौजूद नहीं होगा। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद होंगे, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद, बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद नहीं। इसका मतलब क्या, बी सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए सेट में नहीं होगा। तो सुपर प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट होने के लिए कभी भी ए इक्वल टू बी नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा। समझ में आया? मैं एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं। Two sets A and B, if all the elements of A is in B, but at least one element in B is not in A, then A is a proper subset of B and B is a super set of A। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, A is a proper subset of B, A is a proper subset of B, A is a proper subset of B। हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट समझ में आ गया कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, दो सेट्स ऐसे होंगे कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में होंगे, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में नहीं होंगे। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा बी सेट में जो ए सेट में मौजूद नहीं होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। आप चीजों को नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी और दिक्कत ना रहे। इसके बाद हम लोग आज का, इस क्लास का आज लास्ट टॉपिक रहेगा पावर सेट के बारे में। इसके बाद लास्ट हमारा आज का क्लास का डिस्कशन रहेगा पावर सेट के बारे में। पावर सेट पढ़ने के बाद हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? मान के चलिए मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी होगा।
तो हम लोगों ने एक सेट लिया ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने चूज किया, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम लोग ए सेट के एलिमेंट्स को लेकर हम लोग सेट्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने ए सेट के 1 को लिया और एक सेट बनाया, ए सेट के 2 को लिया और सेट बना दिया, ए सेट के 3 को लिया, 3 को लिया और सेट बना दिया। तो एक एक करके बना लिया। अब दो दो करके बनाते हैं। तो 1 के साथ 2 बन गया एक सेट, 1 के साथ 3 बन गया एक सेट, और 2 के साथ 3 बन गया एक सेट। तो हम लोगों ने एक एक करके सेट बनाया, दो दो करके सेट बने, अब 3 3 करके बनाते हैं। तो 1 2 3। तो हम लोगों ने कितना सेट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद अब याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने 5 सेट पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? 5 सेट, 5 सेट मतलब एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। तो 5 सेट कोई भी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट का क्या होता है? सबसेट। तो देखिए, कोई भी सेट्स के एलिमेंट्स को लेकर जितने भी सारे सबसेट्स हम बना सकते हैं, उसे अगर हम लोग एक सेट में रखते हैं तो ये सेट का ही नाम हो जाएगा प्रो पावर सेट। ये सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो कोई भी सेट के एलिमेंट्स को लेकर हम लोग जितने भी सारे सबसेट्स हम लोग बना सकते हैं, वो सबसेट्स को हम लोग फिर एक सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। तो पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है पी ऑफ ए से, पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, कोई भी सेट का सबसेट वो खुद है, और कोई भी सेट का सबसेट हाई किसी भी सेट का सबसेट है, और कोई भी सेट वो खुद का ही सबसेट है। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर मान के चलिए 3 था तो 8 सबसेट बने, 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा, या फिर मान के चलिए कोई भी सेट का कार्डिनल नंबर मान के चलिए 10 है, तो उसमें सबसेट्स कितने बनेंगे? उसमें उस सेट से हम लोग कितने सबसेट्स बना सकते हैं? तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n। तो कोई भी सेट का कार्डिनल नंबर जो रहेगा उसे हम लोग 2 के पावर में लिख देंगे। 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 10। इसे सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ सबसेट। तो कोई भी सेट का सबसेट का नंबर कितना होगा उसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? 2 टू द पावर n के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो लिया, एक सेट है भी जिसका कार्डिनल नंबर है कितना? 10। तो इसमें सब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n। तो हम लोग इसको थोड़ा स्टेटमेंट से लिख लेते हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट is n, then the number of subset equal to 2 to the power n, equal to 2 to the power n। तो पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 2 टू द पावर n फॉर्मूला से, 2 टू द पावर n फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं हमारा क्लास अच्छा लगा। जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो का कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया, ये भी आप बताइएगा। और इस चैप्टर के बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो ये जो आज का डिस्कशन था, इसके बाद हम लोग सेट्स का जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो भी करेंगे। ये सेट्स का चैप्टर जो डिस्कशन सारा खत्म हो जाने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज वाइज जो रहेगा वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में, मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों तक
ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से मैथ्स को समझ सके, लॉजिकली समझ सके, इंटरेस्टिंग वे के साथ समझ सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप मैथ्स को अच्छे से लॉजिकल वे से आप लोग समझ सके। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए। अभी के लिए अलविदा।